डियर स्टूडेंट्स, आज अपन समझेंगे अनुवादन कि अनुवादन क्या होता है। देखिए, मेरी बात गौर से सुनिए कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का सबसे बढ़िया टॉपिक माना जाता है ट्रांसलेशन, और हिंदी में बोलते हैं यहाँ अनुवादन। सबसे पहले चीज मैं ये बताऊंगा कि अनुवादन की डेफिनेशन क्या होती है, परिभाषा बताऊंगा मैं। आरएनए से प्रोटीन का निर्माण अनुवादन कहलाता है, जबकि डीएनए से आरएनए का निर्माण अनुलेखन कहलाता है। अनुवादन होता है वो प्रोकैरियोटी में भी होता है और यूकैरियोटी में भी होता है। प्रोकैरियोटी में कहाँ होता है? प्रोकैरियोटी बोले तो जीवाणुओं में। ये होता है कोशिका द्रव्य में राइबोसोम पर, जबकि यूकैरियोटी में आरईआर, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और मुक्त राइबोसोम। एक बात ध्यान रखिए, आरईआर का मतलब होता है खुरदरी अंतःपरद्रवी जलिका। मुक्त राइबोसोम जो साइटोसोम में पाया जाता है। एक थोड़ा बेसिक बताता हूं मैं, लिख लेना। जहां जहां पर राइबोसोम होता है ना, वहां वहां पर प्रोटीन संश्लेषण होगा। इस कारण ही राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। ठीक है, अनुवादन पढ़ रहे थे अपन प्रोटीन संश्लेषण। अब मैं सबसे पहले चीज बताऊंगा कि प्रोटीन संश्लेषण इसका प्रोसेस मुख्य है। तो प्रोटीन संश्लेषण में क्या होता है कि अपन कोई मान लो मॉलिक्यूल है, जैसे अमीनो अम्ल। ये अमीनो अम्ल मान लो कि सो रहा है, तो अपन उसे जगाना चाहते हैं, तो अपन क्या करेंगे? उसे अपन एटीपी का थप्पड़ मारेंगे। कहने का मतलब ये है कि अमीनो अम्ल है ना, उसको अपन को सक्रिय करना है, और उसको सक्रिय करने के लिए अपन क्या करेंगे कि उसे एटीपी के रूप में ऊर्जा देनी पड़ती है, तब जाके वो सक्रिय होता है। जो चीज़ें बता रहा हूँ वो आप नोटबुक में ऐड करते रहिए। स्टार्ट करते हैं। अमीनो एसिड को एटीपी से कौन जोड़ता है? अमीनो एसाइल सिंथेटेज। एमिनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम क्या करता है कि अमीनो एसिड को एटीपी से जोड़ता है। एक बात बताता हूँ कि एटीपी में दो एनर्जी रिच बॉन्ड होते हैं। दोनों एनर्जी रिच बॉन्ड क्या करते हैं कि वो अमीनो एसिड को सक्रिय करते हैं, और जब अमीनो एसिड सक्रिय होगा तो वो एटीपी के साथ जुड़ेगा। और ये काम कौन कर रहा है? अमीनो एसाइल सिंथेटेज। दोबारा सुन लीजिए एक बार। सबसे पहला काम अमीनो एसिड को सक्रिय करना। अमीनो एसिड को सक्रिय कौन कर रहा है? एटीपी में दो एनर्जी रिच बॉन्ड है, और वो दोनों अमीनो एसिड को सक्रिय करेंगे। अमीनो एसिड एटीपी के साथ जुड़ता है। ये प्रोसेस कौन कर रहा है? अमीनो एसाइल सिंथेटेज। अब बात करते हैं इसकी एएमपी की। एटीपी में एक एनर्जी रिच बॉन्ड है ना, तब तो क्या होगा कि एटीपी से एडीपी बनेगा, और जब एटीपी में दो एनर्जी रिच बॉन्ड है ना, तब क्या होता है कि एटीपी से एएमपी बनता है। ठीक है, एटीपी में यदि एक एनर्जी रिच बॉन्ड है तब तो क्या बनेगा? एटीपी से एडीपी। और दो एनर्जी रिच बॉन्ड है तब क्या होगा? एटीपी से एएमपी बनेगा। ठीक है, ये काम भी कौन कर रहा है? अमीनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम। याद रखिए, अनुवादन में प्रोटीन संश्लेषण की जो क्रिया होती है ना, उसमें मुख्य एंजाइम कौन सा होता है? यह अमीनो एसाइल सिंथेटेज, इसका मुख्य काम होता है। आगे बढ़ते हैं अपन कि अमीनो एसिड होता है ना, वो खुद के अनुरूप टीआरएनए से जुड़ जाता है, जिसे बोलते हैं अपन अमीनो एसाइलेशन। अमीनो एसाइलेशन क्या होता है? जब अमीनो एसिड अपने अनुरूप टीआरएनए से जुड़ता है तो उसे बोलते हैं अपन अमीनो एसाइलेशन। एक बार दोबारा समझा देता हूँ विश्लेषण में आपको। सबसे यदि अपन चाहते हैं कि प्रोटीन का संश्लेषण हो, तो पहला प्रोसेस तो है अमीनो अम्ल को सक्रिय करना। अमीनो अम्ल को सक्रिय कौन करता है? अमीनो अम्ल को सक्रिय करेगा एटीपी में पाए जाने वाले दो एनर्जी रिच बॉन्ड। वो इसे जैसे ही सक्रिय करेंगे ना,
तो यह एटीपी के साथ जुड़ता है। सक्रिय अमीनो एसिड को एटीपी से कौन जोड़ता है? अमीनो एसिड सिंथेज। अब इसने इन दोनों को जोड़ दिया। अब बात करते हैं कि एएमपी कैसे आया। यदि एटीपी में एक एनर्जी रिच बॉन्ड होता है ना, तब तो होता है एटीपी से एडीपी। दो रिच बॉन्ड होंगे ना एटीपी में, तब बनता है एएमपी। ये अमीनो एसिड आ गया। अमीनो एसिड होता है वो अपने समान टीआरएनए से जुड़ता है, जिसे बोलते हैं अपन अमीनो एसाइलेशन। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपके समझ में आई होगी। इसमें दो परिभाषाएं चलती है। सबसे पहला टीआरएनए, वह वाहक जो अमीनो एसिड को प्रोटीन संश्लेषण हेतु राइबोसोम पर लाता है। वह वाहक जो अमीनो एसिड को प्रोटीन संश्लेषण हेतु राइबोसोम पर लाता है वो होता है टीआरएनए। देखिए टीआरएनए होता है ना, वो एक वाहक होता है, ठीक है। तो वह क्या करता है कि अमीनो अम्ल को प्रोटीन संश्लेषण के लिए राइबोसोम पर लाता है, इसे टीआरएनए बोलते हैं। अमीनो एसिड क्या होता है, पहले मैं बता चुका हूँ कि अमीनो अम्ल होता है ना, वो अपने अनुरूप जो टीआरएनए होता है ना, उस टीआरएनए से जुड़ता है, जिसे अमीनो एसाइलेशन बोलते हैं। बहुत इजी चीज थी, ये तो अपन ने समझ ली। इसे समझाने से पहले थोड़ा सा मैं थ्योरेटिकल बताऊंगा। प्रोटीन संश्लेषण तब ही होगा जब अमीनो एसिड क्या होगा, असेंबल होगा। और असेंबल कब होगा? राइबोसोम पर, तब जाके प्रोटीन संश्लेषण होगा। इस प्रोसेस में प्रोटीन संश्लेषण तब ही होगा जब अमीनो एसिड असेंबल होगा। और जो अमीनो एसिड होता है ना, वो हमेशा ही राइबोसोम पर असेंबल होता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि जहाँ जहाँ पर राइबोसोम होगी वहाँ वहाँ पर प्रोटीन संश्लेषण होगी। ठीक है, ये बात याद रखनी पड़ेगी आपको। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रोसेस आपके समझ में आई होगी। अब पढ़ते हैं अपन अनुवादन या प्रोटीन संश्लेषण के चरण। इसके 3 चरण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले होती है शुरुआत, प्रारंभन, दीर्घीकरण, और एक होता है समापन। सबसे पहले देखिए एनसीईआरटी के कंट्रीब्यूट से देखें तो प्रारंभन है वो सबसे मुख्य है, इसके आप मोस्ट लगा लीजिए। प्रारंभन है ना, वो पीएमटी के नज़रिए से भी सबसे बेस्ट है। सबसे ज़्यादा मेजर क्वेश्चन इसी में से पूछा जाता है। हालांकि सैन डेलग्रो क्रम है ना अपने नहीं चलता है, लेकिन अपने बेसिक नॉलेज के लिए ध्यान रखना है। बस इसमें से जो पहला चरण है ना, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो उप इकाई होती है ना, उससे एमआरएनए राइबोसोम की छोटी उप इकाई से जुड़ता है। बस इतना सा याद रख लेना कि एमआरएनए होता है वो राइबोसोम की छोटी उप इकाई से जुड़ता है। जो अनुवादन का पहला चरण होता है ना, उसमें क्या होता है कि जो एमआरएनए होता है वो राइबोसोम की छोटी उप इकाई से जुड़ता है। मैं थोड़ा समझाऊंगा, इसका कारण समझाऊंगा मैं। देखिए जो सैन डेलग्रो क्रम होता है ना, 16 एसआरएनए, जो सैन डेलग्रो क्रम होता है वो एमआरएनए पर होता है। अब जो 16 एसआरएनए होता है ना, वो सैन डेलग्रो क्रम का कंप्लीमेंट्री होता है। तो उसमें हाइड्रोजन बंध बढ़ सकता है, हाइड्रोजन बंध बन सकता है। इस कारण ही एमआरएनए राइबोसोम की छोटी उप इकाई यानी 30S से जुड़ता है। बस ये याद रख लीजिए आप, तो बस इतना बहुत है आपके लिए। अब पढ़ते हैं अपन सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप ने अपने पढ़ ली थी कि प्रारंभिक कोडोन पर एमआरएनए राइबोसोम की छोटी उप इकाई पर जुड़ता है। अब बात करते हैं सेकंड स्टेप कि सेकंड स्टेप में क्या होता है। एयूजी होता है वो मिथ्योनिन को कोड करता है। अब एयूजी होता है ना, वो मिथ्योनिन को कोड कर रहा है। तो फिर ये मिथ्योनिन कहाँ से आया? ये मिथ्योनिन आया टीआरएनए के द्वारा। उस टीआरएनए को बोलते हैं अपन आवेशित प्रारंभिक टीआरएनए। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को अपन बोलते हैं
आवेशित प्रारंभिक टीआरएनए। दोबारा समझा देता हूं एक बार। एयूजी होता है ना, वो मिथ्योनिन को कोड करता है। अब मिथ्योनिन को लेकर कौन आया? आवेशित प्रारंभिक टीआरएनए। ठीक है, इसमें क्या हुआ? एंटीकोडोन तो है यूएससी और उसका विपरीत होता है कोडोन। कोडोन क्या है? एमआरएनए। थोड़ा यहाँ बता देता हूँ, ये मैंने बता दिया इसमें कि एयूजी मिथ्योनिन को कोड करता है। मिथ्योनिन होती है वो आवेशित प्रारंभिक टीआरएनए के द्वारा आती है। अब ये आती है कि इस स्टेप में क्या हुआ, ये बताता हूं मैं। एयूजी होता है ना, मान लीजिए सबसे पहले चीज बताता हूं मैं, आवेशित प्रारंभिक टीआरएनए क्या करता है कि मिथ्योनिन या फॉर्मल मिथ्योनिन इसको एयूजी आरंभिक कोडोन पर लेकर आया। ये यहाँ पर आया तो कोडोन तो जुड़ा एमआरएनए पर और एंटी कोडोन जुड़ा यूएसए पर। यहाँ लिख देता हूँ थ्योरेटिकल की सेकंड स्टेप में क्या हुआ। सबसे पहली चीज, मिथ्योनिन या फॉर्मल मिथ्योनिन फॉर्मल मिथ्योनिन को प्रारंभिक कोडोन पर लाया। प्रारंभिक कोडोन पर लाया। ठीक है, कोडोन का कंप्लीमेंट्री या उल्टा या पूरक होता है, वो होता है एंटी कोडोन। ये याद रखना, जो कोडोन होता है ना वह तो जुड़ा एमआरएनए पर। कोडोन क्या होता है? एयूजी। एंटी कोडोन क्या है? यूएसी, जो कहां पर जुड़ा? टीआरएनए पर। देखिए दोबारा समझा देता हूँ स्टेप। सबसे पहले क्या हुआ कि एयूजी होता है ना, वो मिथ्योनिन को कोड करता है। मिथ्योनिन को लेकर कौन आया? आवेशित प्रारंभिक टीआरएनए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आती है प्रोसेस। अब इस स्टेप में ऐसा क्या हुआ? इसमें क्या हुआ कि जो ये आवेशित प्रारंभिक टीआरएनए होती है वो मिथ्योनिन को यहाँ पर लेकर आती है, स्टार्ट कोडोन पर लाती है। तो इसमें दो चीज बनती है, एक होता है कोडोन और एक होता है एंटी कोडोन। कोडोन तो एमआरएनए पर जुड़ जाता है, एयूजी। एंटी कोडोन होता है वो कहाँ जुड़ता है? वो जुड़ता है टीआरएनए यूएसी पर जुड़ता है। ठीक है, ये होती है अपनी सेकंड स्टेप कंप्लीट। अब बात करते हैं अपन थर्ड स्टेप की। देखिए अपन ने, मैंने पहले कहा था कि अनुवादन में आपका सबसे मुख्य इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो प्रारंभन ही होता है। प्रारंभन में भी 3 स्टेप्स होती है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट में अपन पढ़ चुके हैं कि क्या होता है कि जो एमआरएनए होता है ना वो राइबोसोम की छोटी उपिकाई से जुड़ता है। सेकंड स्टेप में क्या हुआ था कि जो आवेशित प्रारंभिक टीआरएनए था ना वो क्या करता है कि मेथियोनिन या फॉर्मल मेथियोनिन को प्रारंभिक कोडोन पर लाकर जोड़ता है। वहाँ जोड़ता है तो दो चीज होती है वहाँ, एंटी कोडोन और कोडोन। कोडोन था वो एमआरएनए पर था और एंटी कोडोन टीआरएनए पर था। अब तीसरा टॉपिक स्टेप है इसकी। इसमें क्या हुआ कि जब भी ये बड़ी सब इकाई, मान लीजिए ये इकाई है, ये हो गया अपना आरएनए। इस आरएनए पर जब बड़ी उप इकाई आकर जुड़ती है तब क्या होता है कि
इसका जो संकुल है ना वो पूर्ण हो जाता है। जब राइबोसोम की बड़ी उप इकाई राइबोसोम की बड़ी उप इकाई जब भी आरएनए से आकर जुड़ती है तो प्रारंभिक की जो क्रिया होती है उसका जो संकुल हो जाता है वो पूरा हो जाता है। और तब दो प्रकार के गड्ढे बनते हैं, ए साइट और पी साइट, पेप्टिडोग्लाइकेन और एमिनो एसाइल साइट, दो प्रकार की साइट बनती है। मैं थ्योरेटिकल लिख चुका हूँ। जब भी आरएनए पर राइबोसोम की बड़ी सब इकाई आकर जुड़ती है या उप इकाई आकर जुड़ती है तब क्या होता है कि जो प्रारंभिक संकुल का निर्माण होता है वो पूरा हो जाता है। और जब संकुल पूरा हो गया तो दो प्रकार के गड्ढे बनते हैं, पी साइट और ए साइट। ठीक है, यहाँ जो प्रारंभिक जो 3 चरण थे, प्रारंभिक, दीर्घीकरण और समापन।